एक यात्रा, 3 देश और कई बड़े समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट है या फिर इसके पीछे भारत की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करने की बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे दौरे से भारत के आम लोगों और युवाओं को क्या फायदा होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं, क्या ये सिर्फ एक विदेश यात्रा है या इसके पीछे भारत की बड़ी रणनीति छिपी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएम मोदी किस किस देश में जा रहे हैं। पहला पड़ाव है इंडोनेशिया, इसके बाद वे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और फिर यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा न्यूजीलैंड, यानी हिंदू प्रशांत क्षेत्र के 3 ऐसे देश जो आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माने जाते हैं। लेकिन आखिर इन तीनों देशों की अहमियत क्या है? दरअसल आज दुनिया तेजी से बदल रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी की एक अलग ही रेस चल रही है। समुद्री सुरक्षा पहले से ज्यादा अहम हो चुकी है और चीन का बढ़ता प्रभाव भी कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे समय में भारत इस दौरे से अपने भरोसेमंद साझेदार देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। यही इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा मकसद है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां इस दौरे की शुरुआत के साथ ही कई बड़े फैसलों की नींव रखी गई। यही इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव भी माना जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से हुई। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस समझौते की हो रही है वो है ब्रह्मोस मिसाइल डील। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट उपलब्ध कराएगा। यही ब्रह्मोस, जिसे दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है। इसका मतलब सिर्फ हथियार बेचना नहीं है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान भी बना रहा है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। नई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा भी आएगी। यानी यह डील सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बड़ी खबर है। इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल के प्रदर्शन की काफी चर्चा हुई थी। अब दूसरे देश भी भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा जता रहे हैं, जो अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। इन सभी के बीच एक और दिलचस्प फैसला लिया गया। भारत अब इंडोनेशिया को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम विकसित करने में मदद करेगा। मतलब भारत का चुनावी अनुभव अब दूसरे देशों के भी काम आएगा। यह भारत की तकनीकी क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बढ़ते भरोसे का संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। भारत और इंडोनेशिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने पर समझौता किया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर होते क्या हैं? दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, बैटरी, सोलर पैनल या सेमीकंडक्टर और कई हाईटेक प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन खनिजों की जरूरत होती है उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। अगर भारत को इन मिनरल्स की लगातार सप्लाई मिलती रही तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ दोनों देशों ने स्टील, निकल और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे अहम सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही भारत का यूपीआई भी जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ सकता है। लेकिन इसका सीधा फायदा भारत को क्या होगा? दोनों देशों के बीच पेमेंट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन तेज और सुविधाजनक हो जाएंगे और इंडोनेशिया जाने वाले भारतीय टूरिस्ट को भी कैश या करेंसी एक्सचेंज करने का झंझट कम हो जाएगा। यानी दोनों देशों के बीच सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि रोजमर्रा का लेन देन भी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर साबांग पोर्ट के विकास पर भी सहमति जताई है। अब सवाल है, इस पोर्ट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक, और इस रास्ते से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुजरता है। ऐसे में यहाँ भारत की मजबूत मौजूदगी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान माना जाता है। यानी ये यात्रा सिर्फ राजनीति और व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति और विरासत को भी मजबूत करने वाली है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ रक्षा सहयोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एजुकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्किल प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए कोल, लिथियम और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स का बड़ा स्रोत भी है। यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में ये साझेदारी भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे।
जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी, जिसमें एग्रीकल्चर, बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत होता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स और बिजनेस को नई मार्केट मिल सकती है। कुल मिलाकर यह यात्रा सिर्फ विदेश दौरा नहीं है, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन और ग्लोबल लीडरशिप को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, नई इन्वेस्टमेंट आ सकती है और सप्लाई चेन भी मजबूत हो सकती है। भारतीय कंपनियों को नई मार्केट मिल सकती है और युवाओं के लिए रोजगार तथा अवसर भी पैदा हो सकते हैं। यानी इस पूरे दौरे का सीधा संदेश साफ है, अब भारत सिर्फ दुनिया के साथ कदम नहीं मिला रहा, बल्कि कई क्षेत्रों में नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का यह 3 देशों का दौरा आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन को और मजबूत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।